की। बेनीपट्टी विधानसभा सीट के भी समीकरण बड़े दिलचस्प हैं, यहाँ के जातीय समीकरण भी दिलचस्प हैं। बेनीपट्टी को लेकर बात करेंगे हम। राकेश रंजन जी, बेनीपट्टी को इस बार आप किस तरह से देख रहे हैं? और वहाँ एक तरह से कहा जा सकता है कि वहाँ अगड़े वोटर्स का जोर थोड़ा दिखाई देता है। जी हाँ, बेनीपट्टी में जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं उनकी संख्या ज्यादा दिखती है, और खास करके जो ब्राह्मण वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत ही अच्छी है। लगभग 1/4 25% के आसपास जो हैं वो ब्राह्मण वोटर्स हैं, और यही वजह है कि ज्यादातर पार्टियां जो हैं वो ब्राह्मण कैंडिडेट ही चुनावी मैदान में उतारती हैं। देखिए, बेनीपट्टी जो है वो कालिदास की धरती रही है। कहा जाता है कि यहीं पर भगवती ने उनको आशीर्वाद दिया था। इसके अलावा यहाँ पर गंडेश्वर स्थल जो है वो प्रसिद्ध है। मान्यता है कि जब अज्ञातवास में पांडव आए थे तो अर्जुन ने अपना धनुष गांडे यहीं रखा था। तो इन चीजों को लेकर तो इसकी महत्ता है ही, लेकिन राजनीतिक रूप से भी जो बेनीपट्टी की सीट है वो महत्वपूर्ण रही है। दरअसल पहले बेनीपट्टी 2 भागों में था, बेनीपट्टी ईस्ट और बेनीपट्टी वेस्ट के नाम से जो है वो चुनाव हुआ करता था। लेकिन बाद में जो बेनीपट्टी वेस्ट है वो बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र बन गया, और जो बेनीपट्टी ईस्ट था पूर्वी, वो बिस्फी विधानसभा क्षेत्र जो है वो बना। और फिर 1967 में यहां पहली बार बेनीपट्टी विधानसभा के नाम से चुनाव हुआ। तो हम 1967 से भी चीजों को देखने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आप देखिए तो जो 14 चुनाव अब तक यहां पर हुए हैं उसमें कांग्रेस को 5 बार सफलता मिली है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 3 बार ये सीट जीतने में कामयाब रही है, और बीजेपी को भी 2 बार सफलता मिली है। जेडीयू 2 बार जीता है, एसएसपी जो है उसको 1 बार जीत मिली है, और निर्दलीय 1 बार जीते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा जीत जो मिली है वो योगेश्वर झा कांग्रेस से चुनाव लड़ा करते थे, उनको मिली है। 4 बार जो है उन्होंने यहां से चुनाव जीता है बेनीपट्टी से। और दूसरे नंबर पर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से तेज नारायण झा लड़ते थे, उनको 3 बार यहां से सफलता मिली है। यहां पर पहले अगर आप देखिएगा तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बीच ही मुकाबला होता था। वामपंथ यहां पर देखने को मिलता था। जब आप देखते हैं बेगूसराय, मधुबनी, तो शुरुआती जो साल थे उस वक्त जो है आपको यहां पर वामपंथ का जलवा दिखा था और उनका दबदबा भी दिखता था। लेकिन अब वामपंथ की जगह दक्षिण पंथ आ गया है, और बीजेपी जो है अब इस सीट पर मजबूती के साथ जो है वो चुनाव लड़ती है। और पिछले 3 चुनाव में 2 चुनाव जीतने में बीजेपी सफल हुई है, और फिलहाल ये सीट जो है वो बीजेपी के ही कब्जे में है। अब अगर इस सीट पर देखिए तो जो कुछ और चीजें दिखती हैं कि इस सीट पर पिछले 3 चुनाव से एक मुकाबला जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो रहा है, तो बीजेपी से विनोद नारायण झा हैं और कांग्रेस से भावना झा हैं। इन दोनों के बीच एक मुकाबला देखने को मिल रहा है। भावना झा कौन है? भावना झा योगेश्वर झा की पुत्री हैं, बेटी हैं। तो वो यहां से जो है वो चुनावी मैदान में उतरती हैं, और एक बार उनको जीत भी मिली है। अब अगर हम इस सीट की बात करें और इसे देखें कि कैसे कैसे यहां पर क्या कुछ हुआ है पिछले 3 चुनाव में, तो 2010 में विनोद नारायण झा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, और कांग्रेस के टिकट पर यहां से भावना झा चुनावी मैदान में थी, और एलजेपी से महेश चंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे, जबकि सीपीआई से कृपानंद झा थे। जैसा मैंने कहा कि यहां कम्युनिस्ट का भी एक भूमिका हुआ करती थी, और उनका एक दबदबा एक समय में था। तो कम्युनिस्ट को वोट करने वाले लोग यहां मिलते हैं। अब अगर यहां पर देखिए 2010 में तो बीजेपी के विनोद नारायण झा को 31,198 वोट आए, मतलब 31.95%। और जो दूसरे नंबर पर रहे वो रहे एलजेपी के महेश चंद्र सिंह, जिनको 18,556 मतलब लगभग 19% वोट आए। और जो कांग्रेस की भावना झा हैं वो तीसरे स्थान पर चली गई थी, 13,334 वोट उनको आए थे, और उनका मत प्रतिशत था 13.66%, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 10%
वोट मिले, 9,693 वोट, तो उनका एक प्रेजेंस था। फिर 2015 आता है, महागठबंधन बनता है और इसमें जो है जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस जो है वो एक साथ आ जाता है। तो ऐसे में ये सीट कांग्रेस को दी जाती है, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस का पास्ट में दबदबा रहा था और ये जो सीट मिलती है कांग्रेस को, तो कांग्रेस इस सीट को निकालने में सफल भी हो जाती है। भावना झा एक बार फिर से कैंडिडेट थी, 55,978 वोट लाती हैं, मतलब 41.52%। विनोद नारायण झा जो हैं वो दूसरे स्थान पर रहते हैं, 51,244 वोट, मतलब 38% वोट उनको आता है। और कृपानंद झा एक बार फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको 9,758 मतलब 7.24% वोट आता है। और भावना झा ये चुनाव 4,734 वोटों से जीतती हैं, अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी विनोद नारायण झा को पराजित करके। फिर 2020 आता है। अब 2020 में विनोद नारायण झा फिर से चुनावी मैदान में थे, सामने फिर से भावना झा थी। हां, इस बार कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का महागठबंधन में चला जाना था। सीपीआई जो है वो महागठबंधन जो बना था 2020 में, उसमें थी। तो यहां पर क्या होता है कि विनोद नारायण झा को 78,862 वोट आते हैं, मतलब कि 50.6%। और जब किसी को 50% से ज्यादा वोट आ जाए तो फिर परिणाम बताने की जरूरत नहीं, जीत उन्हीं को मिलती है। 32,652 वोटों की भावना झा को 46,210 वोटों से ही संतोष करना पड़ता है, 29.7% वोट। और राजेश कुमार यादव निर्दलीय यहां से चुनाव लड़े थे, उनको 9,572 वोट मिले थे। अब अगर आप फिर से बेनीपट्टी सीट को और स्कैन करें, अंदर जाएं और देखें, तो आपको दिखता है कि जो यहां 14 चुनाव हुए हैं उसमें 11 बार जो है वो ब्राह्मण ही एमएलए चुने गए हैं। मैं 1967 से बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो 11 बार जो है वो ब्राह्मण जो है वो विधायक बने हैं और 3 बार यादव जो हैं वो विधायक बने हैं बेनीपट्टी विधानसभा से। तो अगर आप यहां के जातीय समीकरण को देखिए तो ये ब्राह्मण बहुल इलाका है, जहां मुस्लिम भी अच्छी संख्या में हैं और अति पिछड़ी जातियां यहां पर निर्णायक हैं। वो किसके साथ जाती हैं इस पर बहुत कुछ जो है वो निर्भर करेगा। यहां पर अगर आप देखिए तो जो एससी वोटर्स हैं वो 13.28%, जो मुस्लिम हैं वो 16.1%, यादव 11 से 13% के आसपास। तो एक बार फिर से जो है ये 26 से 29% का एमवाई ब्लॉक बनता है यहां पर। फिर ब्राह्मण 22 से 25%, ज्यादातर लोग मानते हैं कि यहां 25% कम से कम जो हैं वो ब्राह्मण वोटर हैं। राजपूत 3 से 5%, भूमिहार 2.5 से 3%, वैश्य 5.5 से 6%, कोयरी कुर्मी धानुक भी 5 से 6%, मल्लाह भी यहां पर 5 से 6% हैं। तो अगर आप देखिए कि यहां होता क्या है कि चूंकि दोनों तरफ से ब्राह्मण कैंडिडेट होते हैं तो ब्राह्मण वोटों में तो बंटवारा होता है, लेकिन इसका एक रिजल्ट ये होता है कि M+Y में जो Y है उसमें भी जो है बंटवारा हो जाता है और उसमें भी जो है वोट बीजेपी को जाता है, क्योंकि ये जो है इलाका है, यहां से अशोक कुमार यादव जो हैं वो सांसद हैं बीजेपी के, हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे। 35,573 वोटों से इस बार भी जो लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ है तब वो लीड करने में सफल रहे हैं 35,500 वोटों से। तो इस क्षेत्र में फिर यादव वोटर्स जो हैं वो बीजेपी को भी वोट करते हैं। अब इस पर जो है आरजेडी या कांग्रेस जो महागठबंधन है वो क्या कुछ करता है ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा, नहीं तो फिर उनको जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब यहां पर अगर आप संभावित उम्मीदवारों की बात कर लें तो कांग्रेस से देखिए भावना झा एक स्वाभाविक दावेदार हैं और चूंकि वो यहां से एक बार जीत भी चुकी हैं, पिछले 3 चुनाव से लड़ रही हैं। लेकिन यहां पर एक और हैं नलिन रंजन झा जी, वो भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, बहुत एक्टिव हैं और वो लोकल का नारा दे रहे हैं
कि वो बेनीपट्टी के बेटे हैं और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अब देखना है कि जो कांग्रेस आला कमान है, गठबंधन में ये सीट संभवतः कांग्रेस को ही जाएगी, तो फिर आला कमान यहाँ क्या फैसला लेता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और इसके अलावा इस क्षेत्र में शकील अहमद खान की भी जो है एक उनकी भी जो है वो पकड़ है, तो शकील अहमद क्या फैसला लेते हैं उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो किसे चाहते हैं कि उम्मीदवार हो। तो ये सारी चीजें हैं। जनसुराज भी इस क्षेत्र में अपने पैर पसार रहा है और उसकी भी कोशिश है कि वो मजबूती के साथ यहां पर चुनाव लड़े। तो अगर जनसुराज यहां से चुनाव लड़ता है तो किस जाति से उम्मीदवार देता है और किस इंटेंसिटी से चुनाव लड़ता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन बेनीपट्टी का जो चुनाव है वो एक दिलचस्प चुनाव है और पिछले 3 चुनाव में देखें तो हर बार जो है वो बदलता रहा है। 10 बीजेपी के पास तो 15 जो है वो कांग्रेस के पास और फिर 20 जो है वो बीजेपी के पास। तो क्या होगा 25 में ये देखना दिलचस्प वाकई में होगा। तो बेनीपट्टी के समीकरण काफी दिलचस्प हैं, क्योंकि इस बार राजद जदयू के साथ और भी कई पार्टियां वहां अपने उम्मीदवार उतारेंगी। कांग्रेस का भी वहां पर जोर रहता है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि समीकरण क्या कुछ